Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and today in this video we are going to start with the second chapter of our Honeysuckle book, class 6. And this is literature, so it has to be fun, so make sure you have a smile on your face so that we can start reading this chapter where you will get to know why are dogs with us and what about the history of dogs, and it's a very interesting chapter. So let's begin without any further ado. Before you read, you may know that dog and the wolf are closely related. जो dog होता है और एक जो wolf होता है, they are very closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. अब सारे जो एनिमल्स थे ह्यूमंस ने उन्हें कैसे टेम किया. बहुत सारे एनिमल्स को ह्यूमंस ने टेम किया है, बट इट्स हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डॉग. ओके, सो ये जो वर्ड है डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेट करना, टेम करना, मतलब उन्हें अपना पालतू बनाना. इसका मतलब उनको अपने अंडर, आप उसके अपने आप मास्टर बन जाते हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. टेम एंड केप्ट एज अ पेट और ऑन अ फार्म. ओके, सो ये कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं इस चैप्टर में. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो dogs जो थे वो हमेशा से वैसे ही रहते थे जैसे wolves रहते हैं. फ्रीडम में रहते थे, वॉन्डर करते थे, इधर उधर घूमते थे, फिर अपने लिए हंट करते थे, खाते थे. उनको भी बाकी के जो जानवर होते थे उनसे डर लगता था, तो वो एक सिंपल लाइफ जीते थे जैसे कि कोई और भी कैसा भी कोई एक एनिमल जीता है. Until a dog was born. कब तक? जब तक एक और डॉग बॉर्न हुआ जिसको लगा यार ये सही नहीं है. He was ill pleased. Ill pleased मतलब he was unhappy and unsatisfied with the way of life they were living. उनको लगा यार ये सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें दया. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. So वो परेशान हो गया था. He was sick and tired. Sick का मतलब यहाँ पे बीमार होना नहीं है. He was sick and tired मतलब वो परेशान हो चुका था ऐसी लाइफ जीते जीते जहाँ पे उसको हर जगह घूमना पड़ता था. Looking for food कि भाई कोई खाना यहाँ मिल जाए, कोई खाना वहाँ पे मिल जाए, पूरे टाइम ढूंढना पड़ता था. And being frightened of those who were stronger than he. और जो लोग मतलब उसको पूरे टाइम डर लगता था किन से? जो उनसे ज़्यादा ताकतवर होते थे, जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे. जैसे कि अगर हम एक डियर की बात करें तो डियर को लायन से डर लगता है, राइट. अगर हम एक कैट की बात करें तो कैट को डॉग से डर लगता है, वुल्फ से डर लगता है. तो डॉग को भी जो था ना वो परेशान हो गया था. उसको लगा यार क्या लाइफ है, खाना भी खुद ढूंढो, कभी इससे डरो कभी उससे डरो. देखते हैं आगे क्या किया उसने. He thought it over. उसने बड़ा दिमाग लगाया and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा कि बस ऐसे तो जिया नहीं जा सकता, ये डर डर के और रोज़ खुद ही खाना ढूंढो, खुद ही इतनी मेहनत भी करो. तो उसने सोचा मैं एक प्लान करता हूँ. क्या प्लान किया उसने? दैट उसने सोचा कि इससे अच्छा मैं किसी का नौकर बन जाता हूँ. कैसे इंसान का नौकर बनूंगा मैं, कैसे जानवर का नौकर बनूंगा जो बड़ा ताकतवर होगा. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ही वांटेड द मोस्ट स्ट्रॉन्गर पर्सन, मोस्ट लाइक ही वांटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. ओके, उसको चाहिए था, उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, जिसको किसी से डर नहीं लगे. तो उसने क्या सोचा कि मैं एक ऐसा मास्टर ढूंढता हूँ. And he set out to find such a master. Set out मतलब और वो निकल पड़ा ऐसे एक मास्टर को ढूंढने के लिए. He walked and walked and he met a kinsman of his. वो चलता गया and he found a kinsman. अब ये kinsman मतलब क्या होता है? आपका कोई relative. ठीक है, kinsman का मतलब होता है कोई आपका relative. तो उसको अपना एक relative मिला. कौन मिला उसको? A big wolf who was as strong as he was fierce. वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो फियर्स था, मतलब वायलेंट था और एकदम थ्रेटनिंग था. Where are you going, dog? The wolf asked. अब वुल्फ ने क्या पूछा? अरे डॉग तुम कहाँ जा रहे हो?
I am looking for someone to take up service with. मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ मैं जिसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ. To take up service with का मतलब होता है to become the servant of someone. Would you like to be my master, Wolf? तो उसने वोल्फ को देखा होगा, यार ये भी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा खतरनाक भी है, तुम बनोगे मेरे मास्टर. वोल्फ ने क्या बोला? I don't see why not. अरे यार कोई तुम्हें बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मैं तुम्हारे चरणों में रहूंगा और तुम मेरे मास्टर बन जाओ, कौन मना करेगा? तो उसने बोला हाँ मुझे नहीं समझ में आता, मैं क्यों मना करूंगा. The wolf said and this agreed upon the two of them went on together. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper in the forest. अब वो लोग ने बहुत वॉक किया, दोनों बड़े अच्छे से चल रहे थे and all of a sudden अचानक से क्या हुआ? The wolf lifted his nose. जैसे कि कोई खतरे को सूंघने के लिए वो लोग जैसे अपनी नोज को ऊपर कर लेते हैं. Sniffed मतलब उसने सूंघा. Darted quickly off the path. Darted मतलब क्या हुआ? Darted का मतलब एकदम quickly वो मूव किया वहां से. Off the path मतलब वो जहां से वो लोग जिस रास्ते पे जाए थे अचानक से वो वहां से हट गया. And into the bushes और वो झाड़ियों में जाके छुप गया. And crept deeper into the forest. And crept का मतलब क्या है? और वो धीरे धीरे जो है वो और फॉरेस्ट के अंदर जाने लग गया ताकि किसी को पता ना चले वो वहां पे है. The dog was much surprised. Dog को लगा अरे ये क्यों किया इसने? What has come over you, master? What's come over you? Come over you मतलब आप इतने परेशान क्यों? आप इतने अफेक्ट क्यों हुए? उसने पूछा. What has frightened you so? तुम्हें कौन सी ऐसी चीज थी जिसने तुम्हें इतना डरा दिया? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो उसने बोला Can't you see? तुमने देखा नहीं वहां पे एक बेर है, वो बेर आ रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो तुम दोनों को मतलब हम दोनों को खा जाएगा. तो उसने डॉग ने क्या बोला? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जैसे उसने देखा अच्छा मतलब आपसे स्ट्रॉन्ग बेर है, थैंक यू सो मच, आपके साथ रह के बहुत खुश हुई, अब मैं जा रहा हूँ. तो वो क्या गया? उसने क्या किया? वो बेर के पास चला गया. And he left the wolf and asked the bear to be his master. उसने wolf को छोड़ दिया और bear को जाके पूछा क्या तुम मेरे master बनोगे? The bear agreed to this readily and said. bear ने क्या बोला? हाँ ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे. And then what did he say? He said, let's go out and find a herd of cows. चलो हम निकलते हैं यहाँ से और एक herd of cows को देखते हैं. herd मतलब क्या होता है? group of cows को ढूंढते हैं. I will kill a cow and then we can both eat our fill. मतलब मैं एक काऊ को मार दूंगा और फिर हम दोनों उसको खा के अपना पेट भर लेंगे. They walked on and soon saw a herd of cows. तो वो लोग चलते गए अचानक से उनको एक ग्रुप ऑफ काउस मिली. But just as they were about to come up to it, मतलब जैसे ही वो जाके अपने प्लान को फॉर्मुलेट करने वाले थे, they were stopped by a terrible noise. वो अचानक से रुक गए. There was a terrible noise. एक बहुत ही खतरनाक आवाज थी. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. जो cows थे उन्होंने जोर जोर से मूविंग का मतलब क्या होता है? जो काऊ अपनी आवाज निकालती है. सो वो जोर जोर से आवाज निकालने लग गई. एंड दे वर रनिंग इन अ पैनिक. बहुत टेंस होके. पैनिक का मतलब होता है बहुत घबरा जाना, बहुत परेशान हो जाना. सो बहुत ज्यादा पैनिक करके वो लोग अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लग गए. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. अब जो बेयर था वो एक ट्री के पीछे छुपा हुआ था. उसने वहां से देखा. एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. जैसे उसने देखा कि कौन है वहां पे, जैसे ही उसको पता चला कौन है, उसने जो दौड़ लगाई वहां से और वो भी फॉरेस्ट के अंदर चला गया. हेस्टिली का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी, हरीडली. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग. उसने क्या बोला? उसने दिमाग खराब हो गया. उसने बोला हे भगवान मैं यहाँ क्यों आया? It's a lion who rules the forest in these parts. उसने बोला इन पार्ट्स में तो लायन का रूल चलता है. The lion? Who is he? डॉग को नहीं पता था लायन कौन है. तो उसने बोला Don't you know? He is the strongest beast on earth. उसने बोला तुम्हें नहीं पता लायन जो होता है वो लायन जो है सबसे खतरनाक जानवर है पूरे अर्थ में. Well then, I'll say goodbye to you bear. तो उसने बोला अच्छा
वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम नहीं हो, चलो ओके टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने बोला आई एम सॉरी आई हैव टू टेक योर लीव, क्योंकि मुझे जो मास्टर चाहिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पूरे अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग went to ask the lion to be his master। फिर लायन जो था वो जो डॉग था वो लायन के पास गया, उसने पूछा सर प्लीज आप मेरे मास्टर बनोगे क्या? द लायन अग्रीड टू इट। लायन ने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और जो डॉग था वो फाइनली लायन के साथ रहने लग गया और उसने बहुत टाइम तक उसको सर्व किया। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था वो, उसको कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई था ही नहीं। अब वो था लायन का चमचा, लायन उसका मास्टर, एंड नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। डेयर्ड का मतलब क्या होता है? टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। तो कोई उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था क्योंकि उसका मास्टर लायन था, और कोई उसे ऑफेंड भी नहीं करता था, मतलब कोई उसको परेशान भी नहीं करता था क्योंकि उसका मास्टर तो लायन था। तो बड़ी अच्छी कट रही थी उसकी। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। एक दिन दोनों मस्त टहल रहे थे, मस्त चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? एक पाथ पे चल रहे थे, एक रास्ते में चल रहे थे। दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स। अमिड मतलब बीच में, बेयर क्लिफ्स मतलब होता है जैसे खाई जो होती है। बेयर का मतलब होता है विच इज नॉट कवर्ड, एंड क्लिफ का मतलब होता है स्टीप रॉक फेस, स्पेशली एट द एज ऑफ अ सी। तो जैसे ये मान लो सी है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो क्लिफ्स होते हैं उसको बोलते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं कि बेयर क्लिफ्स थे। और वहाँ पे सडनली लायन रुक गया। लायन वहाँ पे अचानक से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw। उसने बहुत जोर से दहाड़ा, बहुत जोर से रोर किया और अपने पैर को बहुत ही एंग्रीली जमीन पे मारा, इतनी जोर से with such force that a hole formed there। उसने इतनी जोर से मारा कि वहाँ पे एक गड्ढा हो गया। Then he began to back away very quietly। और फिर वो धीरे धीरे वापस पीछे जाने लगा, बहुत ही क्वाइटली, ताकि किसी को पता ना चले जैसे कि वो वहाँ पे है। What is it, master? Is anything wrong? डॉग ने पूछा तुमको क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? Asked the dog surprised। डॉग को लगा इसको क्या हो गया। I smell a man coming this way। उसने बोला मुझे एक आदमी की खुशबू आ रही है, वो यहाँ पे ही आ रहा है। The lion said, we would better run for it or we will be in trouble। हम यहाँ से निकलते हैं, हम भागते हैं, otherwise हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। Oh well then, I'll say goodbye to you, lion। I want a master who is stronger than anyone on earth। And after serving the lion for a very 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 long time, उसने बोला शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बट आई वॉन्ट अ मास्टर जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड दैट्स वाई ही लेफ्ट द लायन एंड ही स्टार्टेड टू बी विद द मैन। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके बाद से जो आपका डॉग है उसने मैन को सर्व करना स्टार्ट किया, मैन को अपना मास्टर बनाया, और तब से वो उसको फेथफुली सर्व कर रहा है, लॉयली सर्व कर रहा है। फेथफुली का मतलब क्या होता है? लॉयली, अपनी पूरी मतलब रिस्पेक्ट के साथ, और लॉयल्टी जिसमें आप कहीं कोई चीटिंग नहीं करते हो। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये तो बहुत सालों पहले की कहानी है, लेकिन उस दिन के बाद से लेके आज तक जो डॉग है वो मैन का मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, और वो तब से लेके आज तक बहुत ही फेथफुली, बहुत ही लॉयली मैन को ही सर्व करता आ रहा है। तो अब पता चला कि जो डॉग है उसने बहुत सारे मास्टर्स ढूंढे, लेकिन उसे बेस्ट कौन लगा? मैन लगा। और क्यों लगा? क्योंकि ही वांटेड समवन जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? जिसके पास दिमाग है, जिसके पास स्पीच है, जो अपना काम सोच सकता है, एनिमल्स नहीं कर पाते, right? And that's why he chose man to be his master। So now you understood that why did the dog choose us as a master, and why did the dog just shoot away all the other animals?
Okay, so this was our story guys. I hope you understood it well. And अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई डिफिकल्ट वर्ड समझ में नहीं आया, कोई फ्रेज समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो अगेन. एंड अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स होते हैं, सो प्लीज़ डू पिंग मी, बिकॉज यू कैन मैसेज in the comment box and I'll deal with it every question that you have asked in the next video. Okay, so till that chapter, how the dog found himself a new master. In our last video we read the chapter, we understood all the difficult words and we comprehended everything which was written in the chapter, right? We understood how the dog started with wolf and then bear and then lion and then finally he found man as the master. So now to understand that we have studied, we have learned and we finally have got the chapter, let's start with our question answers. The first question is, discuss these questions in pairs before you write the answer. So we are making a pair of you and me and we are going to start with discussion of this question. Why did the dog feel the need for a master? Dog के साथ क्या problem थी? Why did he want to have a master? बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लाइफ से बोर हो चुका था, उसको वॉन्डर करना पड़ता था, फूड के लिए हंट करना पड़ता था एंड देन ही वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑफ द स्ट्रॉन्गर बीस्ट्स. सो दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड दैट आई शुड हैव अ मास्टर हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसके बाद मुझे किसी से डर ही नहीं लगेगा. द डॉग फेल्ट अ नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन से. He was tired of wandering about all by himself. He was tired of wandering. Wandering मतलब अकेले ही खुद से घूमना and being scared of those who were stronger than him. And he was scared of those who were stronger than him. So he was bored of wandering and hunting for food. Second, and he was also scared of the of the stronger creatures. So he decided to have a master who was stronger than anyone on the entire earth. Now this particular line has been used in the chapter again and again. Every time he leaves a master, he says, no, I do not want you, I want a stronger master. I want the most the strongest master in the entire earth. And that is why this line is very, 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 very important. Okay, so let's see the answer once again. ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं और याद भी कर लेते हैं. The dog felt a need for the master. The dog felt the need for the master. Why? Because he was tired of wandering about all by himself. He was tired of wandering about all by himself and being scared of those who were stronger than him. So he decided to have a master who was stronger than anyone on the entire earth, who was stronger than anyone on the entire earth. Remember this line. So we are done with this question. Let's look at the second question. What's the second question? Who did he first choose as his master? उसने सबसे पहले किसको choose किया था as a master and why did he leave that master? तो सबसे पहले उसने चूज किया था वोल्फ को और उसके बाद क्या हुआ, द मोमेंट वोल्फ सॉ कि एक बेयर आ रहा है, सो ही वॉज वेरी स्केयर्ड एंड ही डार्टेड एंड रश इनटू द बुशेस. तो डॉग ने रियलाइज किया कि तुम तो सबसे स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए ही लेफ्ट द मास्टर टू मेक बेयर एज हिज न्यू मास्टर. रिमेंबर, चलो देख लेते हैं इसे कैसे लिखना है. ही चोज द वोल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर. ये हो गया इधर का हु डिड ही चोज, सो ही चोज वोल्फ. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. He left the wolf as his master because the wolf was scared of the bear. उसने क्यों छोड़ दिया? Because जो wolf था वो scare से डरता था. The dog wanted to serve a master who was stronger than anyone on the earth. Again ये लाइन आ गई कि डॉग एक ऐसे मास्टर को सर्व करना चाहता था जो किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. सो ही लेफ्ट द वुल्फ. ओके, सो फर्स्ट मास्टर कौन था? वुल्फ था. और क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द बेयर. और क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन इन द वर्ल्ड. सो ही लेफ्ट द वुल्फ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड ही चूज नेक्स्ट. तो उसने वुल्फ के बाद किसको चूज किया था? सो ही चोज बेयर एज हिज मास्टर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसने लायन को इतने लंबे टाइम के लिए क्यों सर्व किया?
मतलब क्योंकि लायन जो था ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द जंगल, राइट. सो ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन्स. नो कंप्लेन्स, उसके पास कोई कंप्लेन्स नहीं थे. ही वॉज सेफ एज द लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट. वो सेफ था क्योंकि लायन जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था. एंड नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग. प्लीज ये 4 कीवर्ड्स हैं इसमें जो एकदम हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं. उसके बाद सो ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन्स. He was safe with the lion as the lion was the strongest beast in the jungle and no one dared to annoy him or offend him. No one dared to touch the dog क्योंकि dog का master कौन था? lion. तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उसको कुछ परेशान कर ले. Cool. चलो आगे देखते हैं. Who did he finally choose as his master and why? Finally dog ने किसको choose किया as his master? मैन को चूज किया था. क्यों चूज किया था? क्योंकि ही वॉज द मोस्ट ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द एंटायर अर्थ. ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर. फर्स्ट पॉइंट हो गया. दिस इज बिकॉज इवन द लायन हु वॉज द fiercest beast was scared of humans. उसने ये क्यों किया? क्योंकि जो लायन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था जंगल में वो भी मैन से डरता था. This convinced the dog that man was the strongest of all. और इससे उसको क्या समझ में आ गया कि सबसे जो खतरनाक आदमी है मतलब बीस्ट है वो लायन नहीं है, वो मैन है. एंड विच इज सो ट्रू, राइट. सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू बी विद मैन एंड सर्व हिम एज हिज मास्टर. Now we are going to start with another question. A summary of the story is given below. अभी हमने जो पूरी स्टोरी पढ़ी उसकी हमें नीचे यहाँ पे समरी दी हुई है. Fill in the blanks to complete it taking appropriate phrases from the box. अब हमको ये जितने भी blanks हैं उनको appropriate phrases के साथ फिल करना है. तो ये हमें पूरे फ्रेजेस दिए हैं. पहला अ डॉग, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अफ्रेड ऑफ मैन, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, अ वोल्फ, हिज ओन मास्टर, द बेयर एंड अ लायन. अब हम फटाफट अपनी स्टोरी पे ध्यान देते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ डैश. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी What will come? Stronger than anyone else? No. The bear, afraid of men, the strongest of all, his own master. He used to be his own master. Okay, so this will come. वो अपना खुद का master था, वो अपने आप wander करता था. He decided to find a master stronger than anyone else. First, he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. Dog met Dash who seemed the strongest. Dog met a lion who seemed to be strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day the lion remains man's best friend. अब ये हम इसके फटाफट आंसर्स देख लेते हैं. That this is the story of a dog who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone in the world. First he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. वो lion के साथ बहुत लंबे टाइम के लिए था. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day the dog remains man's best friend. So इस हिसाब से हमने एक छोटी सी मतलब अराउंड इन 7-8 लाइन्स हमने अपनी इसकी समरी भी कंप्लीट कर ली. ठीक है, चलें आगे देखें. Now each word in the box given below indicates a large number of. मतलब here in this particular thing we have started working with the grammar part. और यहाँ हम बात कर रहे हैं collective nouns की. collective nouns मतलब जहाँ पे हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं, जो भीड़ होती है उसे हम कहते हैं क्राउड. अगर बहुत सारे उल्लू एक साथ बैठते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स.
ओके अगर बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ हैं, वी कॉल देम अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. सिमिलरली हियर वी आर गोइंग टू सी, जैसे स्कूल, व्हाट इज स्कूल? स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस. व्हेन वी टॉक अबाउट बंच, बंच हो सकता है कीस का बंच हो सकता है, ग्रेप्स का बंच हो सकता है. फ्लीट मतलब हम शिप की बात कर रहे हैं, शिप, बहुत सारे शिप अगर एक साथ हैं तो उनको हम फ्लीट कहते हैं. पैक, पैक ऑफ कार्ड्स हो सकता है, पैक ऑफ वोल्व्स हो सकते हैं. ब्रूड, ब्रूड ऑफ हेन होता है. फ्लॉक, फ्लॉक शीप का हो सकता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो सकता है. बंडल, अब बंडल क्या होती है? बुक्स का बंडल हो सकता है, बंडल ऑफ जॉय हो सकता है. हर्ड, जितने भी हम कैटल्स की बात करते हैं उसमें हम हर्ड यूज करते हैं. सो दीज आर ऑल योर कलेक्टिव नाउन्स. जब आप एक कलेक्शन की बात करते हो उसको एक नेम देते हो, जैसे अगर बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं तो हम उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, राइट? अगर बहुत सारे सिंगर्स एक साथ हैं तो हम उसे कॉयर ऑफ सिंगर्स कहते हैं. सो अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है और फटाफट उसके आंसर्स चेक कर लेते हैं. A dash of ships, so this is the first one, a fleet of ships. Dash of flowers, a bunch of flowers. Flowers का हमेशा एक bunch होता है. Dash of chicks, a brood of chicks. Dash of cattle, a herd of cattle. Dash of sticks, a bundle of sticks. एक bundle होता है sticks का, लकड़ियों का. Dash of sheep, a flock of sheep. Dash of fish, स्कूल ऑफ फिश. रिमेंबर दिस थिंग, जो फिश के हम ग्रुप को स्कूल ऑफ फिश कहते हैं. अ डैश ऑफ वोल्व्स, अ पैक ऑफ वोल्व्स. ठीक है, अब इसके आंसर्स को एक बार आप देख लीजिए सो दैट यू कैन सी. A fleet of ships, a bunch of flowers, a brood of chicks, a herd of cattle, a bundle of sticks, a flock of sheep, a school of fish and a pack of wolves. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे लगता है जैसे अगर आपको ये वर्ड्स पता हैं तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकैबुलरी पे आपका कमांड बहुत अच्छा है. सो नेक्स्ट टाइम यूज देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और ITY. अच्छा, ये सारे जैसे ऑनेस्ट, काइंड, ये सब एडजेक्टिव्स हैं. हमें जब एडजेक्टिव्स को नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूजुअली उसमें सफिक्स ऐड कर देते हैं. जैसे कि अगर ऑनेस्ट है तो हम उसको बनाएंगे ऑनेस्टी, अगर काइंड है तो बन जाएगा वो काइंडनेस. सो हमको या तो नेस ऐड करना है यहाँ पे या तो ITY ऐड करना है, इटी या नेस. बहुत ही सिंपल है, फटाफट देख लेते हैं. क्रूएल, क्रूएलनेस तो कुछ होता नहीं तो क्रूएल्टी. कामनेस, सैडनेस. एक्टिव, एक्टिवनेस होता है, एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी. क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, चीयरफुलनेस, बिटरनेस, सेंसिटिविटी और ग्रेटनेस. सो ये रहे हमारे आंसर्स. ओके, सो ये सारे वर्ड्स बहुत कॉमन है, हम यूजुअली उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रूएल्टी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, चीयरफुलनेस, बिटरनेस, सेंसिटिविटी एंड ग्रेटनेस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आ गया वर्ड सर्च, माय फेवरेट. यस, देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल. 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब ऐसे. ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, happy, etc. The first letters of the words are given below. अब आपको यहाँ पे ये first letters दिए हुए हैं और आपको अपने जो क्रॉसवर्ड है उसमें ये ढूंढना है और सारे वर्ड्स आर रिलेटेड विद गुड एंड हैप्पी. ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. सो अब हमको यहाँ पे ये ढूंढना है, तो ये ऑलरेडी हमने ढूंढ के रखा हुआ है. सो हम वर्ड्स देख लेते हैं कि एंग्री. सो यहाँ पे देखो, ये वाला वर्ड हो गया आपका एंग्री, ये हो गया आपका हेस्टी, और उसके बाद यहाँ पे आ गया रेडी. ऐसे दिख रहे हैं सामने सामने. फियर्स, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद क्या है और क्या है जल्दी बताओ. ये फ्राइटेंड. ओके, एंड देन यू हैव, व्हाट डू यू हैव? कुछ इधर पे दिख रहा है क्या? चीटिंग करें थोड़ी सी. एम्ब्लेम दिख रहा है मुझे, एम्ब्लेम नहीं होना चाहिए. ओके, सो हमने, अरे क्वाइट, ये रहा क्वाइट. सो वी हैव गॉट क्वाइट. देन व्हाट डू वी हैव? ओरे, उसके बाद वी हैव लॉयल्टी
एंड वी हैव, मैं अपने ये हटाऊं तो शायद ज़्यादा अच्छे से दिखेगा. सो वी हैव गॉट एंग्री, hasty, surprised, worse, good, frightened, then free, ready, loyal, and quiet, and fierce, and strong. Good job. So we are done with the crossword here. Now let's start with the next question. Read the following passage and do the exercises that follow. Then complete the family tree of dogs given on the facing page. Now अब हमें यहाँ पे dog की family के बारे में बात करनी है. Though the dog family is one of the 11 families that make up the carnivores, a large group of intelligent, flesh-eating, backboned animals. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लेते हैं. जो डॉग की जो फैमिली होती है ये उन 11 फैमिलीज में से एक है जो कार्निवर्स होते हैं, मतलब जो कि मीट खाते हैं. ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं और ब्लैक बैकबोन होती है. इनकी एक बैकबोन होती है, हर एनिमल की बैकबोन नहीं होती है. इन दिस ग्रुप आर सच वरीड एनिमल्स एज बेयर्स, पैंडाज, रकून्स. अच्छा, इस ग्रुप में जो ये है बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन आते हैं? बेयर्स आते हैं, पैंडाज आते हैं, रकून्स आते हैं, कैट्स आती हैं, हाइनास आती है और सील भी आते हैं. The dog or canine family has many wild species like wolves, foxes, coyotes, jackals and wild dogs. ये सब dog की ही कैटेगरी में आते हैं. wolves, foxes, coyotes, jackals and wild dogs, ये सब dog की फैमिली में आते हैं. ठीक है. So अब the dog is the only domesticated member of the canine family. ये पूरी जो फैमिली है इसमें आप वोल्व्स को और ऐसे वाइल्ड डॉग्स को तो आप टेम नहीं कर सकते. तो ओनली एनिमल विच वाज टेम्ड एंड जो हमने डोमेस्टिकेट कर पाए हैं वो है डॉग. एंड दो नाउ देन समवन टेम्स अ वोल्फ, फॉक्स और कोयट एज अ पेट. कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने ये सब भी पाल के रखे हुए हैं. All members of the dog family are descendants of a wolf-like animal which lived about 15 million years ago. जितने भी जो डॉग की फैमिली के मेंबर्स हैं ये सब डिसेंडेंट्स हैं. किसके डिसेंडेंट्स? मतलब इनके पूर्वज कौन थे? ये जो वोल्फ्स होते हैं ना वो लोग थे. From this distant ancestor the true dogs gradually developed. उनमें से अब ये अलग होते ये अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं. बट nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. लेकिन आज भी हम बोलते हैं कि ये शायद वोल्फ जैसा दिखता है, तो हो सकता है वोल्फ इसका एंसेस्टर हो या कोयोट हो, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि डॉग जो है इनके पूर्वज कौन थे. द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दीज. जो डिंगो या वाइल्ड ऑस्ट्रेलियन डॉग है वो भी इनमें से एक है. इट इज पॉसिबल दैट द डिंगो वाज अ टेम डॉग ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग अगो विच देन रन वाइल्ड. अब वो ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे एक वाइल्ड डॉग होता है डिंगो, वो भी हो सकता है पहले टेम्ड होगा लेकिन फिर वो भाग गया होगा एंड देन इट बिकेम अ वाइल्ड डॉग. मे बी, क्या पता. Dogs were the first animals tamed by humans, perhaps 20,000 years ago. So dogs जो थे वो फर्स्ट एनिमल्स थे जिसको ह्यूमंस ने टेम किया था, डोमेस्टिकेट किया था. और कितने साल पहले किया था? 20,000 ईयर्स पहले किया था. Tame dogs were brought from Asia to the New World 5,000 or more years ago. और उसके बाद उनको एशियन जो टेम डॉग्स थे उनको एशिया से कब लाया गया था? ऑलमोस्ट 5,000 साल पहले. डॉग्स वर फर्स्ट यूज फॉर हंटिंग. और इनिशियली डॉग्स को आप किस में हेल्प करते थे? मतलब किस में हेल्प नहीं करते थे, वो आपकी किस में हेल्प करते थे? हंटिंग में हेल्प करते थे. भाई साहब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई डॉग्स के बारे में, मुझे तो नहीं पता था. आपको पता था? नहीं पता था. अब हमें क्या करना है? फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव. अब ये जो ऊपर जो आपको एक तरीके से एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है इसके बारे में, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमें उनके ऑपोजिट वर्ड्स जानने हैं. वर्ड्स क्या क्या दिए हुए हैं? एंसेस्टर, वाइल्ड, एंशिएंट, नियर, सडनली और ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. सो इसके आंसर्स देख लेते हैं. एंसेस्टर का ऑपोजिट होता है डिसेंडेंट. एंसेस्टर मतलब पूर्वज, डिसेंडेंट्स मतलब आने वाला जनरेशन. वाइल्ड मतलब एकदम खतरनाक और टेम मतलब जो पालतू होता है. एंशिएंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया, नियर मतलब पास, डिस्टेंट मतलब दूर, सडनली मतलब एकदम से, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. ठीक है.
Now complete the following sentences. The dingo is dash, dogs were the dash animals. तो ये पूरा आपको अपने पैराग्राफ के हिसाब से करना है. You have to read the paragraph. जैसे कि हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से ये पूरा देखना है. Then let's quickly start with the answers. The dingo is a wild dog. अपनी बुक में चेक करते रहना. Dogs were the first animals tamed by humans. The other animals tamed by humans are cats, horses, elephants, cows, goats, buffaloes, donkeys, etc. Now think and name some other such animals. ये तो हमने कर दिया. The New World refers to America and dogs were brought there from Asia. Okay? So now अब ये आपके पास पूरी फैमिली ट्री है डॉग्स की. Now अब मेरे पास तो डॉग एज अ पेट नहीं है. इसमें जो कून्स हैं, इसमें बेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. हम आंसर्स देखते हैं इसके. So this is seal, then we have a raccoon, then we have hyena, then we have a dog, then panda, then bear, and that's it. See ya. We are done with this. So we are done with our question answers. The question answers were very simple. The crossword was amazing. That's my favorite, and I hope कि वो आपका भी favorite होगा. Back with another video, and in this video we are going to start the poem The Kite. Okay, and this is a part of our second chapter where the dog has finally found a new master for himself. Now this is a very interesting, beautiful, very lively poem written by Harry Ben. Have you ever fly like there was a kite and did you fly it ever? कभी कोई पतंग उड़ाई है? क्योंकि मैंने नहीं उड़ाई है. मतलब मैंने उड़ाई है जब मेरे पापा उसको पूरा ऊपर करके देते थे एंड देन आई जस्ट हैड टू होल्ड इट, और उसमें भी वो कभी कभी नीचे हो जाती थी. लेकिन आई जस्ट यूज टू लव इट द वे फ्रीली इट यूज टू बी इन द एयर, कभी इधर कभी उधर, द कलर्स. एंड अगर वो कहीं फंस जाती थी, जैसे ट्रीज में फंस जाती थी, कभी वो जो वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वाले वायर्स होते हैं, उसमें फंस जाती थी, बड़ा दुख होता था. और कभी किसी की पतंग कट गई तो जो हम दौड़ लगाते थे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि कलेक्शन होता था पतंग का, बड़ा मज़ा आता था. सो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है सो मेक श्योर करो, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग काम है. और इस पोम के थ्रू जो हमारी पोएट हैं वो हमें यही मतलब हमारे जो पोएट हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि लाइफ में जो है बहुत सारी हैप्पीनेस है. एंड हियर ही इज ट्राइंग टू टेल अस अबाउट वन सच हैप्पीनेस. सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोम. The poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. यहाँ पे इसने क्या किया इस पूरी पोम में, उसने एक बहुत ब्यूटिफुल पिक्चर ड्रॉ किया है अबाउट अ काइट थ्रू द ब्यूटिफुल वर्ड्स जो कि उन्होंने इस पोम में लिखे हैं. We all love to see flying kites, but never noticed how it flies. हमने बहुत सारे flying kites को देखे हैं, हमने pictures बनाए हैं kites के, because वो बनाना बड़ा easy होता है, लेकिन कभी notice नहीं किया कि वो कैसे fly करती है. किया भी होगा maybe. So this beautiful word picture, यहाँ पे वो word picture बोल रहे हैं poem को, okay? Of a flying kite, the poet is just persuading the readers. परसुएट करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना कि कम ऑन, इफ़ यू हैवंट लाइक यू नो done this before, then go and do it. Fly a kite because it's lovely. Now let's start with our poem. How bright on the blue is the kite when it's new. How bright on the blue. Now here when I say blue, I am talking about the sky. जब एक काइट होती है, एकदम नई काइट होती है, व्हेन इट्स न्यू मतलब जब एकदम नई काइट होती है, आप उसको जब उड़ाते हो सो वो येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, मल्टी कलर जैसी भी है, वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है जब वो आसमान में होती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल्स. विद अ डाइव एंड अ डिप, विद अ डाइव मतलब जैसे टेक ऑफ करती है, एंड डिप मतलब जैसे वो नीचे आ जाती है. इट स्नैप्स इट्स टेल. अब जैसे जो एक काइट होती है, इफ़ यू हैव सीन अ काइट, जैसे ये है, ये क्या है, ये उसकी टेल है, तो वो किस तरीके से अपनी टेल को स्विंग करती है, स्नैप करती है. सो एक बार वर्ड के मीनिंग्स चेक कर लेते हैं. डाइव का मतलब क्या होता है, प्लंज हेड फर्स्ट इनटू वाटर विथ वन आर्म्स, मतलब डाइव करना.
और डिप करना मतलब पुट और लेट समथिंग डाउन क्विकली, मतलब डिप करना। सो डाइव मतलब होता है जब आप ऊपर करते हो और फिर नीचे जाते हो, दैट्स यू नो डाइव एंड डिप, तो ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। स्नैप्स मतलब ब्रेक, सो इट स्नैप्स इट्स टेल, तो मैं फटफट फटफट जो आपने देखा होगा जब काइट ऊपर जाती है तो हवा के कारण वो कितनी आवाज करती है, इधर इधर हिलती है। देन soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides. Then soars like a ship, soars मतलब जिस तरीके से एक शिप जो होती है उस वेव्स में चलती जाती है, वैसे ही ये हवा में एक शिप की तरह आगे बढ़ती जाती है। with only a sail, as over tides of wind it rides. So with only a sail मतलब एक ही उसकी सेल चलती रहती है, जैसे कि एक शिप जो होती है जब बहुत हाई टाइड्स होते हैं, सो उसमें जब वेव्स चलते हैं तो कैसे आती है, वेव्स एकदम ऊपर नीचे होती है, तो शिप जो होती है वो वेव्स के ऊपर जाती है तो वो भी कितना हिलती है, ऊपर नीचे होती है। उसी तरीके से सो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी शिप को अपनी काइट को शिप के साथ कंपेयर किया है, और वो भी कौन सी शिप, जो बहुत हाई टाइड की बात है, जहां बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही है। सो देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो यहाँ पे क्या है, उसके लिए वेव्स की जगह विंड है जिसमें वो राइड कर रही है, ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है। climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. So जब climbs to the crest, crest का मतलब क्या होता है, एक माउंटेन जितना, टॉप ऑफ अ माउंटेन जितना वो चले जा रही है जब हवा चल रही है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स मतलब जो ये विंड की बात करें तो विंड जो है उसको गस्ट मतलब एक रश ऑफ विंड है जो उसको लेके अपने साथ ऊपर चला जा रहा है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है तो वो भी नीचे आ जाती है। सीम्स टू रेस्ट, वो फिर नहीं चलती, काइट बिना हवा के उड़ नहीं सकती, राइट? When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. So जब आपकी string goes slack, मतलब slack का मतलब होता है जब लूज हो जाती है, जैसे आपको लगता है कि ओके हवा हो सकता है कम हो रही है, you wind it back, आप वापस जैसे आप हवा कम हो रही है तो क्या होता है उसमें जो एक स्ट्रेन आता है जो खींचती है, वो ऊपर जब जा रही होती है और बहुत हवा चलती है तो वो खींच रही होती है, लेकिन जैसे ही हवा कम हो जाती है तो वो लूज हो जाती है, आप उसको वापस रोल कर लेते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और कब तक चलती है वो, जब तक आप कब चलाते हो उसे वापस, कब उड़ाते हो अपनी फ्लाइट को, जब वापस से एक नई हवा चलती है। एंड इट्स विंग्स फिल्स एंड अप इट गोज, और वापस उसके जो पर होते हैं, जो हम यहाँ पे पर किसकी बात कर रहे हैं, हम काइट है, काइट इज जस्ट पेपर, लेकिन हम उसमें बोल रहे हैं जैसे कि उसके पर होते हैं और वापस जैसे ही हवा चलने लग जाती है up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. कितना जब एक आपका जो आसमान होता है उसमें जब एक नई काइट होती है तो कितनी अच्छी और अमेजिंग लगती है। But a rarer thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. लेकिन अब आपने खूब उड़ाई, पतंग खूब उड़ाई, उसके बाद वो कहीं जाके अटक गई। अब वो पतंग जो है बेचारी, अगर वो इतनी उड़ रही है तो पुरानी भी होगी ना, हमेशा तो नहीं रहेगी नहीं। तो बट अ रेजिटर थिंग, रेजिटर का मतलब होता है फट गई हो, या जैसे मान लो आपकी कहीं से टकरा गई, किसी चीज से टकरा गई और वो फट गई, तो क्या होगा, you never will see when it flaps on a string. फ्लैप्स का मतलब क्या होता है, मूव अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग। तो जैसे अगर वो मान लो आपकी पतंग कट गई तो कटने के बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे करके वो नीचे आ जाती है। एंड इन द टॉप ऑफ अ ट्री, और कहीं पे भी फंस सकती है, अब वो स्ट्रिंग्स में फंस सकती है या वो किसी ट्री के टॉप पे फंस सकती है। उसके बाद क्या, उसके बाद तो खत्म। सो बेसिकली हिज पोम में हमें पोएट ने क्या बताया, दैट द ब्यूटी ऑफ अ फ्लाइट एंड मे बी इट वोंट फ्लाई अगेन, राइट। लेकिन उसमें भी जो ब्यूटी है वो बताना चाह रहा है, वो आपको परसुएट करना चाहिए, दैट चाहता है कि काइट फ्लाइंग बहुत फन है, बहुत एंटरटेनिंग है, बड़ा मजा आता है उसमें, एंड यू शुड डू दैट। नाउ वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट ऑफ आवर पोएम, लेट्स लुक एट द समरी। The poet describes a new kite.
पोएट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक नई पतंग को डिस्क्राइब कर रहा है. इट लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल इन द ब्लू स्काई. कैसी दिखती है वो? बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. फर्स्ट द काइट अपीयर्स टू डाइव एंड टेक अ टर्न विद इट्स टेल. तो पहले जो है काइट कैसे अपीयर करती है कि वो ऐसे डाइव करती है एंड टेक अ टर्न विद इट्स टेल एंड देन soars हाई अप जस्ट लाइक अ शिप दैट राइड्स एंड डाइव्स द क्रेस्ट एंड थ्रोज ऑफ द वेव्स. और वो जैसे एक शिप होती है जो कि एक बहुत हाई टाइड में जब वो वेव्स होते हैं उसमें जैसे वो चलती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वैसे ही आपकी पतंग भी हवा में उड़ रही है. When the string becomes loose, you wind it back. अगर स्ट्रिंग लूज हो गई, क्योंकि इसका मतलब हवा कम हो गई चलना, तो आप फटाफट उसको वाइंड करते हो. एंड देन अगेन अ न्यू विंड fills its wings and the kite again soars high into the skies. और जैसे एक नई विंड आती है तो वापस आप उसको हवा में छोड़ते हो और वो वापस जो है ऊपर तक उड़ जाती है. How bright and beautiful this new kite looks, but its beauty is marred and it gets tattered and torn if its string gets caught in the branch of a tree. अब वो कितनी, जब एक नई जो काइट होती है वो हवा में उड़ रही होती है तो कितनी अमेजिंग लगती है, लेकिन उसकी जो ब्यूटी होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है अगर आपकी काइट उड़ते 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 जाके किसी स्ट्रिंग में अटक जाती है या वायर्स में अटक जाती है या किसी पेड़ पे अटक जाती है, तो उसकी जो पूरी ब्यूटी होती है वो ख़राब हो जाती है. राइट, एंड हियर वी आर डन विद दिस थिंग. नाउ एवरी पोम हैज़ सर्टेन लिटरेरी डिवाइसेस जो कि एक पोएट यूज़ करता है टू मेक श्योर कि आपकी जो पोम है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत सारे रीडर्स उसको पढ़ना चाहें और उससे कनेक्ट कर पाएँ. इन्हें कहते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस. और ये क्वेश्चंस अभी आपको लिटरेरी डिवाइसेस के कम आएंगे, लेकिन उसके बाद, और हो सकता है अभी भी बहुत ज़्यादा आए, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले टाइम में इन योर कमिंग सेशंस लिटरेरी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर पोम की लिटरेरी डिवाइस आपको पता होनी चाहिए. फिगर्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, लिट्रेशंस होते हैं, सिमिलीज होते हैं, मेटाफोर्स होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है, और वी टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम, द रिपीटेशन पैटर्न, इन सब को हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं. बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने, हो सकता है आपको कुछ पता हो और हो सकता है कुछ नहीं पता हो, सो डू नॉट वरी. जब भी हम कोई पोम रीड करेंगे उसकी लिटरेरी डिवाइसेस स्टडी करेंगे तो आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल जाएंगे ग्रेजुअली. So let's see here, the first thing that the poet has used are similes. Similes क्या होते हैं? जब आप दो चीज़ों को, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको कंपेयर करते हो on the basis of one common factor or parameter. For example, her skin was as soft as butter. Her skin was as soft as butter. अब skin और बटर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन एक कॉमन जो पैरामीटर है वो है स्मूथनेस, सॉफ्टनेस. सो वी आर कंपेयरिंग द स्मूथनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ अ स्किन विद दैट ऑफ बटर. इसको जब भी हम सिमिलीज यूज करते हैं वी हैव टू यूज द वर्ड लाइक और एज. और इस पोम में जो हमने सिमिली यूज किया है वो है सोर्स लाइक अ शिप, कि वो कैसे सोर करती है, लाइक अ शिप. Now let's talk about the second literary device जो हमने इस पोम में यूज़ करी है, वो है alliteration. Alliterations क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर्स नहीं बोलते थे, जैसे कि she sells seashells on seashore. अब इसमें जो कॉन्सोनेंट एस है उसका रिपीटेशन साउंड आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड डक, डी आ रहा है, मिकी माउस एम आ रहा है, इसको हम कहते हैं अलिट्रेशन. एक बार देख लेते हैं. अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज बी का साउंड है बॉब brought the box of bricks to the basement. बहुत सारे. So these are also called tongue twisters. इस पोम में हमने कहाँ यूज किया उसको? Like breeze blows, या फिर ब्राइड ऑन द ब्लू, या फिर डाइव एंड अ डिप. सो इसमें ये जो कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है इसको आप कहते हो अलिट्रेशन. सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आपकी टीचर आपसे पूछते हैं और अगर आप बता देते हो तो आपके थोड़े से जो है ना मतलब इज्जत बढ़ जाएगी एंड यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम. तो अभी हम अपनी चलते हैं एक बार पोम पे. सो अगर हम पोम को देखें यहाँ पे, सो देखो,
हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। राइमिंग स्कीम के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो हमारी हर लाइन का लास्ट वर्ड है हम उस पर फोकस करते हैं। सो ये रही हमारी फर्स्ट लाइन, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, लास्ट वर्ड क्या है, ब्लू। ठीक है, तो इसको अपन मार्क कर देते हैं ए। रिमेंबर दिस थिंग, राइमिंग स्कीम कैसे पता लगाते हैं, कभी भी कोई भी जो आपकी लाइन होती है, पोम की जो लाइन होती है, उसका लास्ट वर्ड देखो, फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को ए नाम दे दो। अब सेकंड देखते हैं, इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अब ब्लू और न्यू क्या ये साउंड कर रहे हैं, ब्लू और न्यू क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे है डिप और टेल। सो उसके बाद डिप हो जाता है और टेल हो जाता है। तो अगर इसको देखें ब्लू न्यू तो ये सेम साउंड कर रहे हैं, डिप नहीं सेम साउंड कर रहा है तो इसको एक और लेटर से देंगे, टेल भी नहीं साउंड कर रहा है तो इसको हम एक और लेटर से दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ए ए बी सी। अब हम इसका सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप। ओके, इसमें एक्चुअली ये जो है ये वाला पूरा एक पैराग्राफ यहाँ से ये लेके यहाँ तक एक पूरा है। सो हम इसको देखते हैं। विद अ डाइव एंड अ डिप, ए इट स्नैप्स इट्स टेल, बी शिप। अब ये शिप क्या है, ये डिप से क्या मैच करता है तो ये वापस हो जाएगा ए और ये हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट वाला है टेल, सेल से हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे सो इसका है ए बी, सो लिटरली डिवाइस ए ए बी बी। ठीक है, तो अगर अभी इस पोम को आप देखोगे अभी क्या हुआ है, अलग अलग जो स्टैंजाज हैं वो अलग अलग उसमें चले गए हैं। अदरवाइज इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो है ए ए सेम फर्स्ट टू लाइन सेम, बी बी सेकेंड टू लाइन सेम। अब हो सकता है अगर कोई मान लो एक स्टैंजा दे तो उस हिसाब से उसकी राइमिंग स्कीम को समझ लेना। एक बार और हम उसमें चलते हैं। ठीक है, सो ब्लू ए न्यू सॉरी ए डिप इज अगेन, यहाँ पे ये फर्स्ट टू लाइन्स हो गई तो ये ए हो गई, डिप टेल और नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे शिप सेल। सो ये ए बी आ गया। इसकी राइमिंग पैटर्न क्या है, ए बी। तो आपके हर स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न अलग हो सकता है। सो प्लीज जब अगर क्वेश्चन आए तो चेक करना कि आपका कौन सा राइमिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से वी विल सी दैट। ओके, सो हियर वी आर डन विद द लिटरेरी डिवाइसेस। लेट्स स्टार्ट विद द question answers. So list out the action words in the poem like dive, dip, snaps. बहुत सारे action words यूज किए हुए हैं, तो कौन कौन से हैं? So यहाँ हम देख लेते हैं। dive का मतलब होता है to enter the water intentionally, especially with the head first. dive करना। dip का मतलब क्या होता है, to enter into water momentarily, मतलब एक सिंपल एक dip लेना। dive मतलब ऊपर से छलांग मारना, dip मतलब बस ऐसे ही momentarily ले लेना। स्नैप्स का मतलब होता है टड़क से टूट जाना, टू मेक अ शार्प और क्रैकिंग साउंड। स्नैप में जैसे आप एक ब्रांच को तोड़ते हो तो जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं स्नैप। सोर का मतलब होता है टू फ्लाई अलोफ्ट, मतलब ऊपर जाना। राइड का मतलब होता है किसी चीज पे बैठ के जाना। सो टू सिट एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल और अ थिंग और अ बाइक और अ साइकिल। तो अभी हमारी जो फ्लाई है, काइट है, वो विंड के ऊपर बैठी हुई है, जैसे कि हमारी शिप है वो वेव्स के ऊपर राइड कर रही है। फ्लैप का मतलब क्या होता है, टक 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 टॉस करना शार्पली। फिर है पुल्स। पुल्स मतलब टू एक्सर्ट फोर्स अपॉन द कॉज और टेंड टू कॉज मोशन टूवर्ड्स द फोर्स। पुल मतलब खींचना अपनी तरफ। ओके, नाउ रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. ये अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। That soars like a ship. यहाँ पे हम with only a sail, तो यहाँ पे हमने जो एक काइट है उसको एक शिप के साथ कंपेयर किया है on the basis of the moves that it takes. Okay? Can you suggest what, who the following actions may be compared to? He runs like. अब he runs like कैसे कर सकते हैं? He runs like a cheetah और he runs like a tiger. He eats like a monkey or he eats like a dog or he eats like anything you want to say. She sings like a koel. She sings like Lata Mangeshkar. You are comparing.
It shines like moon, or it shines like stars. It flies like a kite, or it flies like a bird, or it flies like a polybag. Anything. So let's see how we have written the answers. So he runs like a deer, he eats like a horse, she sings like a nightingale, it shines like a glowworm, and it flies like a kite. So आप अपने मन से लिख सकते हो जैसा मन करे. Okay? So now we are going to start with the MCQs. So the first question we have is, who found a new master for himself? अपने लिए एक नया मास्टर किसे मिला था? लायन को, डॉग को, बेयर को या वोल्फ को? कौन ढूंढ रहा था? डॉग ढूंढ रहा था. The answer is dog. In the past, before friendship with the humans, how dogs lived? पास्ट में जब ह्यूमंस के साथ फ्रेंडशिप नहीं थी तो डॉग्स कैसे रहा करते थे? लाइक काउस, लाइक लायंस, लाइक वोल्व्स या लाइक बेयर्स? The answer is like wolves. पास्ट में जब ह्यूमंस के साथ डॉग्स नहीं रहते थे तब वो वोल्व्स की तरह रहा करते थे. ओके, दैट इज द आंसर. The dog needed a master. अब डॉग को एक मास्टर क्यों चाहिए था? Who would give him security? जो उसको सिक्योरिटी देगा. Who was rich? जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा. Who was loving? जो बहुत चाहने वाला होगा या जो उसको खाना देगा. So what is the answer? उसको एक ऐसे मास्टर के साथ रहना था जो उसको सिक्योरिटी दे, जिसके साथ अगर वो रहे तो उसे डर नहीं लगे. Why was the dog sick and tired? अब ये जो डॉग था वो इतना sick और tired क्यों था? Because he was living in the forest? Because उसको रोज अपने लिए खाना ढूंढने जाना होता था? क्योंकि वो एक किंग की तरह रह रहा था? No, the answer is क्योंकि उसको रोज अपने लिए खाना ढूंढने जाना पड़ता था. Why the dog thought to serve himself to the strongest creature? डॉग ने सोचा कि रोज अपने लिए खाना ढूंढो, हर किसी क्रिएचर से डरना पड़ता है कि कोई मार ना दे आपको, इससे अच्छा मैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है इस दुनिया में उसका सर्वेंट बन जाता हूँ. तो सर्वेंट है ना, एक ही को तो सर्व करना है, बाकी तो मुझे फिर किसी से डर ही नहीं लगेगा. तो डॉग ने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ अदर एनिमल्स. उसे दूसरे एनिमल से डर लगता था. ही वॉज टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर द फूड एवरी डे, या बोथ? द आंसर इज बोथ. एक तो उसको बाकी एनिमल से डर लगता था और दूसरा वो थक गया था अपने लिए रोज रोज शिकार करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉग वॉज सिक ऑफ. डॉग किस चीज से परेशान हो गया था? रिमेनिंग फ्राइटेंड बाय स्ट्रॉन्गर फोर्स. जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमीज थे उसको उससे डर लगता था, या वो अपने आप से परेशान था, या भौंकने से परेशान था, या बैड फूड? द आंसर इज जो बाकी के लोग थे, जो दुश्मन थे उसके, जो डॉग के ऊपर अटैक कर सकते थे, वो उन लोगों से परेशान हो चुका था. Whom did he first meet on his way? अब जब डॉग ने सोचा चलो ठीक है मुझे I have to find a master for myself, तो उसने सबसे पहले वो किससे मिला था? बेयर से, मैन, वोल्फ या डॉग? सबसे पहले वो मिला था वोल्फ से. Whom did the dog adopt as his final master? अब फाइनल मास्टर उसका कौन था? मैन. फाइनल मास्टर कौन था? मैन. What is the type of nature a dog has? डॉग का नेचर कैसा होता है? वो बहुत सेल्फिश होता है, फेथफुल होता है या हेल्पलेस होता है? कैसा होता है? बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है. The dog left the lion because. डॉग ने लायन को छोड़ दिया. क्यों किया उसने ऐसा? Because he was afraid of wolf. क्योंकि वो वोल्फ से डरता था. Because he was afraid of man. क्योंकि वो मैन से डरता था. He was afraid of bear. अब लायन क्या वोल्फ या बेयर से डरेगा? नहीं, वो मैन से डरता है, ह्यूमन से डरता है, इसीलिए डॉग ने उसे छोड़ दिया. क्योंकि डॉग को कौन चाहिए था? स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर चाहिए था. अगर लायन किसी से डर रहा था तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट तो हो ही नहीं सकता. अब आंसर क्या है नेक्स्ट? इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वे द डॉग्स लिव्ड. ये हम लोग डॉग्स जो हैं पहले वोल्व्स की तरह रहते थे, इसका मतलब केज में तो नहीं रहते थे, फ्रीडम के साथ रहते थे. व्हाट इज द आंसर? वो फ्रीडम के साथ रहा करते थे. विथ whom did the dog first meet? डॉग सबसे पहले किससे मिला था? वोल्फ से. His decision to choose the lion. क्या उसका जो लायन से, अब जैसे वो लायन से मिला था तब उसने सोचा ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है पूरे जंगल का, सो दिस इज माई फाइनल डिसीजन. यही सोचा था ना उसने. सो इट वॉज द फाइनल डिसीजन. आंसर इज इट वॉज द फाइनल डिसीजन. लेकिन बाद में आफ्टर लिविंग विथ लायन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब लायन ने एक बार उसने रिएक्ट किया, वो एक ह्यूमन बीइंग से डरा, तब उसे पता चला ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर. The dog found that the lion was afraid of. Lion किससे डरता था? कैट से, बेयर से या मैन से? मैन से.
द डॉग सर्व द मैन, अब डॉग ने मैन को कैसे सर्व किया, उसके साथ चीटिंग की, डिसऑनेस्ट होके, उसको नापसंद करता था, डिसलाइक, या फेथफुली, कैसे सर्व किया उसने, फेथफुली सर्व किया। Who said, can't you see that there's a bear out there? क्या तुम देख नहीं सकते वहां एक बेर है? ये किसने कहा था? ये कहा था वोल्फ ने, क्योंकि वोल्फ जो था वो बेर से डर गया था। तब डॉग को रियलाइज हुआ तुम तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो। What did he ask the wolf? उसने वोल्फ से क्या कहा? To be his slave, कि आप मेरे स्लेव बन जाओ, मतलब मैं आपका मास्टर बन जाता हूँ, या आप मेरे मास्टर बन जाओ, आप मेरे दोस्त बन जाओ, या मुझसे झगड़ा करो। आंसर इज कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। Who was the wolf afraid of? वोल्फ किससे डरता था? वोल्फ डरता था बेर से। Who said, I will kill a cow and then we can both eat our fill? मैं एक काऊ को मारता हूँ फिर हम दोनों उसे खा सकते हैं। Who said this? बेर ने कहा था ये। Why the cows were mooing loudly and running in a panic in all direction? ये जो cows थे ये मूव क्यों कर रहे थे, इतनी आवाज क्यों निकाल रहे थे, और ये हर डायरेक्शन में दौड़ क्यों रहे थे? Because they heard a terrible noise, क्योंकि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट सुना था या एक स्वीट साउंड सुना था? The answer is they heard a terrible noise. The dog served the lion. अब डॉग जो था लायन के साथ कब तक था, मतलब वो एक फेथफुल सर्वेंट की तरह था, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक था, वो उससे इक्वल पोजीशन में आना चाहता था, या एक सेल्फिश रीज़न की वजह से था? The answer is वो उसके साथ बहुत लंबे समय तक था। How did the lion behave all of a sudden? अचानक से लायन कैसे बिहेव करने लग गया? वो रुक गया, he stopped, he gave a great roar, उसने जोर से दहाड़ा, he struck the ground angrily with his paw, उसने अपने पाव से जोर से ग्राउंड को स्ट्रक किया। All of these, the answer is all of, he struck the ground angrily with his paw, मतलब उसको लगा ओह मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे किन्समैन का मतलब क्या होता है? किन्समैन का मतलब होता है अ फ्रेंड। इफ आई एम योर किन्समैन, आई एम योर फ्रेंड। हु वॉज फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन ही वॉज? कौन था जो अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से डरता था? कौन था वो? डॉग। The dog said goodbye to the bear and went to the, जब डॉग सबसे पहले वोल्फ से मिला, लेकिन जब वोल्फ बेर से डर गया तो उसने वोल्फ को छोड़ दिया, बेर के पास चला गया। अब जब वो बेर के पास गया तो उसने देखा कि बेर जो है लायन से डर गया, तो वो लायन के पास चला गया। आंसर इज लायन। Who were mooing loudly? कौन जोर जोर से मूव कर रहे थे? मूव काउस करते हैं। The answer is cows. After leaving the wolf, the dog offered his service to, जब वोल्फ को छोड़ दिया तो उसके बाद डॉग किसके पास गया था? बेर के पास। किसके पास गया था? बेर के पास। टेक अप सर्विस का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू टेक अप द सर्विस, इसका मतलब होता है दैट आई वॉन्ट टू बी द सर्वेंट, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, मतलब मैं ऑब्वियसली सर्वेंट हो जाऊंगा। पिक आउट द वर्ड विच मीन्स वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, फियर्स, सर्विस या अग्रीड अपॉन। द आंसर इज फियर्स। बहुत ज्यादा वायलेंट को बोलते हैं फियर्स। The dog found that the lion was afraid of. Dog को पता चला कि lion किससे डरता था? कैट से, एंड से, मैन से, या none of these? किससे डरता था? मैन से। The dog thought of becoming the servant of one who was. Dog ने क्या सोचा था कि मैं ऐसे किसी का सर्वेंट बनता हूँ जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीक है, या सबसे ज्यादा समझदार है, या सबसे ज्यादा लेजी है, या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? What is the answer? Who was strongest on earth. Why was the dog surprised? अब ये डॉग सरप्राइज क्यों हो गया था? क्योंकि वोल्फ ने अपनी नोज को लिफ्ट करके स्निफ किया कि कौन आया है यहाँ पे, क्योंकि लायन ने रोर किया, क्योंकि काउस ने मूव किया, या बियर्स ने ग्रंट किया। अब इसमें आप सरप्राइज नहीं हो सकते क्योंकि लायंस रोर ही करते हैं, काउस मूव करती हैं और बेयर्स ग्रंट करते हैं। बट ही वॉज सरप्राइज जब वोल्फ ने अपनी नोज को लिफ्ट किया और स्निफ किया। ओके, अकॉर्डिंग टू द बेयर, Who is the strongest beast on the earth? बेर के हिसाब से पूरी दुनिया में strongest beast कौन है? Lion है। The story is about to tell us. स्टोरी किस चीज के बारे में, वो हमें क्या बताती है? Is about the dog and how he found his friend, या how the dog found a new master, या how the dog stayed with the lion. What is the answer? How the dog found himself a new master. Now we are going to start with the MCQs. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A new kite looks, एक जो नई पतंग होती है वो कैसी दिखाई देती है? Pale in the bright light, एकदम फीकी सी दिखाई देती है, bright in the blue sky, या lovely with its colors, या attractive but sober. Attractive दिखती है लेकिन फिर भी sober दिखती है, मतलब
सिंपल सी दिखती है? द आंसर इज वो दिखती है ब्राइट इन द ब्लू स्काई। ब्लू स्काई में कैसी दिखती है? एकदम ब्राइट। इट सोर्स हाई ड्यू टू, सोर का मतलब होता है ऊंचा उड़ना। ये ऊंचा कैसे उड़ती है? पावर ऑफ द विंड, द एब्सेंस ऑफ द विंड, द ड्रीम ऑफ अ विनर या फेवरेबल ब्रीज। अब जो आपकी पतंग है, अगर हवा नहीं होगी तो उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। लेकिन आप सोच रहे हो मेरी पतंग उड़ेगी, भले आप उड़ा भी नहीं रहे तो उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। मतलब बी और सी ऑप्शन तो नहीं है। अब आंसर है पावर ऑफ द विंड। जब हवा चलती है तभी तो आपकी पतंग उड़ती है। द आंसर इज पावर ऑफ द विंड। सेल्स लाइक अ शिप इज अ, कौन एक शिप की तरह सेल करता है? जैसे एक शिप है वो पानी में सेल करती है, वैसे ही कौन है जो हवा में सेल करता है? द आंसर इज, अब इसमें हम काइट को कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग द काइट। एक काइट की जो उड़ान होती है हम उसके एक शिप की सेल से कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग द वर्ड लाइक। इट सेल्स लाइक अ शिप यूजिंग द वर्ड लाइक। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज या लाइक, उसे हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। और अगर यहाँ पे लाइक वर्ड नहीं होता, इट इज अ शिप कहा जाता, तो वो मेटाफर हो जाता। When the wind falls, अब जब विंड फॉल कर जाती है, द काइट डाइज, आपकी काइट मर जाती है, या ऐसा लगता है काइट जो है रेस्ट कर रही है, या काइट अपने आप को खुद ही उठा लेती है बिना हवा के, और द काइट स्लीप्स। द आंसर इज द काइट सीम्स टू रेस्ट। तो जैसे ही विंड स्लो हो जाती है ऐसा लगता है काइट रेस्ट कर रही है। द मास्टर पुल्स द स्ट्रिंग बैक। जब भी आपकी, कब अपन, जैसे आपने पतंग उड़ाई है कभी, कभी आपको उसकी डोर को खींचना पड़ता है, जैसे ऐसा लगता है कि वो लूज हो रहा है। अदर्स आर पुलिंग हिम बैक, जब बाकी लोग उसे खींचने लग जाते हैं तो वो आपकी काइट को खींचता है? नहीं। व्हेन ही फील्स अनकंफर्टेबल? नो। व्हेन द स्ट्रिंग स्लैकन्स, स्ट्रिंग स्लैकन मतलब जब स्ट्रिंग लूज हो जाती है तब उसे टाइट करना पड़ता है। ओके, व्हाट इज द आंसर? सी। When a new wind blows, जब एक जोर से नई हवा चल रही होती है, इट रिफ्रेशेस द सोल ऑफ द काइट। मतलब आप जैसे पतंग उड़ा रहे हो और अचानक से जोर से हवा चलती है तो काइट की सोल ऐसा लगता है रिफ्रेश हो गई है। या फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट, या वो काइट के विंग्स को फिल कर देती है, या ऐसा लगता है वो काइट अपने आप को उड़ा लेती है, या वो मूड चेंज कर देती है। द आंसर इज इट फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट। जब एक नई हवा चलती है तो ऐसा लगता है जो काइट के जो पंख है उसको एक नई उड़ान मिल गई है। नेक्स्ट इज फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्राइट। ब्राइट का अब हमें ऑपोजिट वर्ड चाहिए। ब्राइट का होता है डार्क, शाइन, मूवमेंट या क्लियर। ऑब्वियसली कोई ब्राइट है मतलब एकदम लाइटनेस है उसमें, डार्क हो जाएगा आंसर। ओके, कॉन्ट्रास्ट। गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लैक। अभी हमने पढ़ा था स्लैक का मतलब क्या होता है? लूज, टाइट, इजी या स्लिम। लूज हो जाना, स्लैक करना मतलब लूज हो जाना। Find a word which rhymes with crest in the given lines. Crest, chair, same नहीं है. Crest, below, no. Crest, hollow, no. Crest, rest, yes. The answer is rest. ये दोनों rhyme कर रहे हैं. And up it goes. What is being referred to in the poem? And up it goes. कौन ऊपर जा रहा है? Kite, bird, leaf या smoke? Kite is the answer. How does it soar? वो कैसे ऊंचा जा रही है? Like a boat, like a ship, like an aeroplane or none of these? The answer is एक ship की तरह ऊपर जा रही है. Breeze is associated with. Breeze किसके साथ एसोसिएट करते हैं? वाटर के साथ, विंड के साथ, माउंटेन के साथ या स्नो के साथ? वाह, व्हाट अ ब्रीज अगर हम बोलते हैं, हम बात करते हैं विंड की, हवा की. द काइट डाइव्स एंड डिप्स. काइट जो है वो डाइव करके डिप कहाँ करता है? वाटर में, सी में, रिवर में या स्काई में? आंसर इज स्काई. काइट को आप एक शिप की तरह कंपेयर कर रहे हो, बोला आपने उससे डाइव करके कहाँ डिप किया? स्काई में. बेसिकली हम उसकी उड़ान की बात कर रहे हैं. काइट सोर्स हाई ड्यू टू. काइट ये अभी हम देख चुके हैं. द आंसर इज पावर ऑफ विंड. नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोम? Who is the author of the poem? Harry Benn, L.M. Hall, Eleanor or E.S. Shaw? The answer is Harry Benn. When does a kite become a rag? एक जो काइट है वो कचरा, रैग कब बन जाता है? जब वो स्ट्रिंग पे है, जब वो ब्लू है, मतलब इट इज ऑन द ब्लू, मतलब जब वो स्काई में है, जब वो एक ट्री में फंस जाती है, या जब वो ट्री के ऊपर होती है. द आंसर इज ट्री में जब वो फंस जाती है, क्योंकि जैसे कोई काइट जो है ट्री में फंस जाती है तो फट जाती है, तो रैग बन जाती है. And that is it.
Done with all the questions of this chapter as well. अब ये poem है तो obviously इसमें you will have कम questions, ठीक है, लेकिन हमने हर line से questions निकाले हैं, so do not worry if you get MCQs from this chapter. These are the questions. और अगर आपने इसको अच्छे से prepare कर लिया then you are all sorted. अब इन सारे वीडियोस को कहाँ पाओगे आप Magnet Brains की वेबसाइट पे which is magnetbrains.com, जहाँ पे you have to only select the class then subject, फिर आप topic select करो and your video will start. Now this is very easy way as compared to YouTube. Okay, आपको YouTube पे भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे but this is comparatively बहुत easy. Now do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself. Bye bye.